हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे ये क्लास यानी कि द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है पाथफाइंडर चैनल के ऊपर। आप यहाँ पर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो दोस्तों आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। साथ में 20% तक का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर आज टेक्सटाइल कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है क्योंकि आज सैटरडे है। साथ में एडिटोरियल के अंदर एक ही टॉपिक जो है वो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है। इसके अलावा GS1 GS2 GS3 के अंदर ये सारी खबरें जो है वो इंपॉर्टेंट है विद द यूपीएससी पर्सपेक्टिव, वरना कई सारी खबरें और भी थी। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर। ये सोसाइटी और सोशल इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ में इकोनॉमी से रिलेटेड है। देखो आपने अपने सिलेबस के अंदर पढ़ा होगा कि इश्यूज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, वहां पर ऐसा लिखा है कि इश्यूज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, नहीं, इश्यूज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ एज वेल एज डिक्रीज। इश्यूज रिलेटेड विद द पॉपुलेशन के फर्टिलिटी रेट का कम होना भी पॉपुलेशन से रिलेटेड ही इशू है। यहां पर ना उसी चीज को बताया गया है कि यार क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं फर्टिलिटी रेट के कम होने के, पॉजिटिव इफेक्ट भी नेगेटिव इफेक्ट भी। पर पहले समझो क्या ये फर्टिलिटी रेट होता क्या है। प्रति महिला के ऊपर हर एक महिला कितने बच्चे को जन्म देती है ऑन एन एवरेज, उसे कहा जाता है फर्टिलिटी रेट। ठीक है, जैसे भारत के अंदर अगर आप कहो कि फर्टिलिटी रेट 2.1 है, इसका मतलब ये होता है कि हर एक महिला लगभग 2.1 बच्चों को जन्म देती है। 2.1 मतलब क्या, दो और फिर एक बहुत छुटकू सा, ऐसा नहीं, ऑन एन एवरेज निकाला गया तो 2.1 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा रिप्लेसमेंट रेशियो है 2.1 में से देखा जाए तो। रिप्लेसमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है कि दुनिया के अंदर लोग जन्म ले रहे हैं, एक तरफ तो जन्म हो रहा है, दूसरी तरफ मृत्यु हो रही है। तो जितने लोगों की मृत्यु हो रही है, अगर उतने ही लोगों का ऑन एन एवरेज जन्म होने लगे तो हम क्या कर रहे हैं, जो मर रहे हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं, जो जा रहे हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं। उसको कहा जाता है रिप्लेसमेंट रेशियो। 2.1 हमारा रिप्लेसमेंट रेशियो है। और भारत के अंदर आज फर्टिलिटी रेट लगभग 2.0 के ऊपर पहुंच चुका है। ये फर्टिलिटी रेट इंडिया के अंदर कम हो रहा है। जब भारत आजाद हुआ था तो लगभग 5-6 के आसपास हमारा फर्टिलिटी रेट हुआ करता था, और आज हम लोग 2.1 पे पहुंच गए। ये फर्टिलिटी रेट केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई सारे देशों के अंदर हो रहा है। इवन कहूं पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज फर्टिलिटी रेट जो है वो कम जा रहा है। विश्व की आबादी 2030 तक 8.5 बिलियन तक पहुंचने वाली है, मतलब आबादी बढ़ रही है पर फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो रहा। पूरे विश्व का फर्टिलिटी रेट 1951 के अंदर 5 था, वो कम होकर 2.4 हो चुका। सर 2.4 फर्टिलिटी रेट हो गया मतलब बच्चों का जन्म कम हो गया, तो आबादी कम होनी चाहिए, फिर क्यों बढ़ रही है। सीधा सा केस ऐसा समझो कि बच्चों का जन्म बढ़ रहा है तो क्या हुआ, लोगों की मृत्यु भी कम हो रही है, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से आबादी जो है वो बढ़ रही है। क्योंकि हेल्थ के अंदर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, नए नए बीमारियों के इलाज आ रहे हैं, लोग जो है वो थोड़ा हेल्दी हो रहे हैं, एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है ना। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा, फर्टिलिटी रेट के कम होने के बावजूद भी आबादी लगातार बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। आज के समय पर अगर आप देखोगे तो सबसे कम फर्टिलिटी रेट साउथ कोरिया के अंदर देखने को मिलेगा, 1.05 चिल्ड्रन प्रति महिला। वहीं अफ्रीका के अंदर भी 2 के आसपास फर्टिलिटी रेट जो है वो आ चुका है। वहीं अगर हम लोग देखें मतलब 2.5 के आसपास है, 2.56। वहीं भारत के अंदर अगर हम लोग देखें तो फर्टिलिटी रेट 2.0 है। और 2.0 फर्टिलिटी रेट पहुंचने के बाद में कुछ ही राज्य हैं जिनका फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेशियो से कम है। कितना बताया मैंने रिप्लेसमेंट रेशियो, 2.1। 2.1 से कम फर्टिलिटी रेट तो बहुत सारे राज्यों का है, पर इससे ऊपर वाले राज्य जो हैं वो है बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। इन 5 राज्यों के अंदर फर्टिलिटी रेट 2.1 से ज्यादा है, अदरवाइज सब में कम है। मतलब अभी आबादी कम नहीं हो रही है, अभी आबादी बढ़ ही रही है, पर आने वाले समय में आबादी जो है वो कम होने वाली है फर्टिलिटी रेट के आज कम होने की वजह से। क्योंकि फर्टिलिटी रेट के कम होने का इंपैक्ट इमीडिएटली नहीं दिखता है। मतलब फर्टिलिटी के कम होने की वजह से
पॉपुलेशन नहीं घट रही है, बट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन घट रहा है। जितनी तेजी से पॉपुलेशन पहले बढ़ रही थी उतनी तेजी से अब नहीं बढ़ रही। समझ गए बात को? इतनी बात क्लियर हुई। अब मेरी बात समझना यार, इसका मतलब पॉपुलेशन कम होने वाली है। पॉपुलेशन कम होने वाली है तो उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, थोड़ा सा उसको समझ लो। एक क्या होता है कि देखो यार, अगर फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, आबादी कम हो रही है, तो सब लोगों को पता है कि इसके बेनिफिट क्या है। कि यार फर्टिलिटी रेट के कम होने की वजह से आबादी कम होगी, कम लोग काम करेंगे। ऐसी कंडीशन में महिलाओं को भी वर्कफोर्स के अंदर आना पड़ेगा, उनको लाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो वुमेन एजुकेशन जो है प्रमोट होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा। हेल्थ केयर के इंस्टीट्यूशन आज हमारे पास में डॉक्टर की बहुत कमी है, पर अगर आबादी भी कम हो जाएगी तो डॉक्टर के ऊपर आबादी जो है बैलेंस हो जाएगी, जिसके कारण से हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बेटर हो जाएगा। फर्टिलिटी के ड्रॉप की वजह से क्या होगा, इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, कम लोग काम करेंगे और एमएनसीज के अंदर काम करेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम नहीं करेंगे, है ना। कम लोग होंगे लेबर के रूप में, तो फिर लेबर का सप्लाई कम होगा, डिमांड ज्यादा होगी, जिसके कारण से सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगी, इनकम ज्यादा मिलेगी, आप अपनी डिमांड जो है वो बेटर रूप से रख पाओगे। अदरवाइज लेबर ज्यादा होते हैं, सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो फिर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज वर्क जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के अंदर सुधार आएगा। और आप समझना कि यार एक विशियस साइकिल है, एक बेहतरीन साइकिल कि यार इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हेल्थ केयर का डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा। इन सारे चीजों के डेवलपमेंट की वजह से फर्टिलिटी रेट कम होता है, और फर्टिलिटी रेट के कम होने की वजह से इन सारी चीजों के अंदर डेवलपमेंट और होने लगता है। तो एक साइकिल क्रिएट होती है कि फर्टिलिटी रेट के कम होने की वजह से और एजुकेशन, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, हेल्थ की ग्रोथ होगी, हेल्थ बेटर होगी, तो फर्टिलिटी रेट और कम होने लगेगा। तो ये पूरी इस तरीके से चलता जाएगा, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से आने वाले समय में हम लोगों को फर्टिलिटी रेट जो है वो कम होता हुआ ही दिखाई देगा। साथ में महिलाओं का पार्टिसिपेशन, वर्कफोर्स के अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन वो बढ़ जाएगा। आज के समय में 47% है, 44% है, आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लैंड, वाटर और दूसरे रिसोर्स के ऊपर जो प्रेशर है वो कम होगा, इन्वायरमेंट गोल जो है वो अचीव होंगे। पर आपको मैंने क्या बताया, फर्टिलिटी रेट और ज्यादा कम होता जाएगा, जिसके कारण से फर्टिलिटी रेट के अंदर बहुत तेजी से ड्रॉप जो है वो देखने को मिलेगा आने वाले समय में, जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी तो हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो जापान का। जापान जहां पर जीडीपी के अंदर ग्रोथ देखने को ही नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि आबादी जो है वो स्टेगनेंट हो गई। तो रियल वे में जीडीपी के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन किससे है, आबादी से है। अगर आबादी डिक्लाइन होने लगेगी तो जो 100 लोग मिलकर प्रोड्यूस कर रहे थे, क्या वो 50 लोग मिलकर कर पाएंगे? क्या 50 लोगों की अगर प्रोडक्टिविटी में 1.7 कर दूं तब भी नहीं हो पाएगा ना। इवन आप सोचो कि यार फर्टिलिटी रेट कम होने की वजह से एक और इंपैक्ट क्या हो रहा है कि आज के समय पर बच्चे जवान हैं, काम कर रहे हैं। आज भारत अगर एवरेज उम्र देखे तो 29 साल है। क्यों? क्योंकि नई उम्र के बच्चे ज्यादा आए हैं, बुजुर्ग अवस्था के लोग जो है वो डेथ ज्यादा हुई है वहां पर, तो बुजुर्ग लोग कम मिलेंगे, और यहाँ पर जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो ज्यादा आते हुए दिखाई देंगे। अब यंग जनरेशन के लोग अभी तक ज्यादा आ रहे थे, पर फर्टिलिटी रेट के कम होने की वजह से यंग जनरेशन के लोग कम हो रहे हैं, पर हम लोग जो अभी आबादी में ज्यादा है वो बुजुर्ग हो रहा है, जिसके कारण से ओवरऑल आबादी की एज जो है वो बढ़ने वाली है। इवन आज देश की उम्र 29 वर्ष है, तो अगर हमारी उम्र बढ़ेगी तो ओवरऑल रूप से देश की उम्र भी बढ़ेगी, यानी कि बुजुर्ग आबादी ज्यादा मिलने लगेगी। अब आप खुद सोचो कि अगर आबादी बुजुर्ग होगी तो क्या वो प्रोडक्टिव होगी? आज तो हमारी आबादी जवान है, प्रोडक्टिव है। तो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी रेट के कम होने की वजह से जीडीपी के अंदर कमी भी देखने को मिलती है, प्रोडक्टिविटी के अंदर भी कमी देखने को मिलती है। अब आप कहोगे कि सर प्रोडक्टिविटी तो अच्छी होगी ना, क्योंकि कम लोग होंगे तो ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एकदम स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, लोग जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे क्योंकि एआई एमएल जैसी टेक्नोलॉजी का ग्रोथ होगा। आप देख लो यूरोप के देश, वहां पर हो ही तो रहा है ऐसा सब, कह सकते हो। पर अकॉर्डिंग टू द वेरियस रिपोर्ट्स ये पता लगता है कि ओवरऑल रूप से एक व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि कितनी ही टेक्नोलॉजी क्यों ना दे दो, एक बुजुर्ग व्यक्ति वो डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। और अगर मैं बुजुर्ग व्यक्ति की बात कर रहा हूं तो वो टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव भी नहीं होता है,
तो हम लोगों को ओवरऑल ग्रोथ के अंदर इश्यूज जो है वो देखने को मिलेंगे, है ना। साथ में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि एजुकेशन वगैरह के अंदर पार्टिसिपेशन तो बढ़ेगा परसेंटेज में, पर पॉपुलेशन के अंदर कम हो जाएगा। ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो पॉपुलेशन क्रिएटिव होती है। इंडिया की आबादी देख लो, बहुत क्रिएटिव लोग हैं हम लोग, ठीक है। पर अगर वही पॉपुलेशन कम होने लगती है तो क्रिएटिविटी भी कम होने लगती है। तो वो सारे इश्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब एक तरफ तो पॉपुलेशन के कम होने की वजह से हम लोगों को अच्छी प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर एज अ नेशन बहुत ज्यादा अभी फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। पर अगर फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम होने लगे, जैसे साउथ कोरिया की तरह 1.03 के ऊपर पहुंच जाए, तो उसके बाद में ना ओवरऑल ग्रोथ जो है वो कम होने लगती। अब साउथ कोरिया के अंदर रिप्लेसमेंट रेशियो भी कम है, अभी साउथ कोरिया ग्रो होता हुआ दिख रहा है। पर आने वाले समय में जब उनकी आबादी बूढ़ी होने लगेगी तो फिर लफड़ा होने लगेगा, ठीक है। चाइना के अंदर देख लो, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी चलाई थी कि एक बच्चे ज्यादा आप कर नहीं सकते। चाइना के पास में यही पॉपुलेशन डिजास्टर क्रिएट हो चुका है कि एक बड़ी आबादी अब बुजुर्ग हो चुकी है और जवान आबादी कम है, जिसके कारण से 3 चाइल्ड पॉलिसी तक आ चुके हैं ये लोग। तो ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो अब क्या करना चाहिए कि हम लोग पॉपुलेशन के अंदर जो फर्टिलिटी रेट की कमी है उसके बेनिफिट तो उठा पाए पर उसके नुकसान ना मिले हम लोगों को। तो उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन है कि फर्टिलिटी रेट कम होना चाहिए पर बहुत ज्यादा कम मत करो, एक लेवल मेंटेन रहे। इंडिया को हमेशा अपनी फर्टिलिटी रेट के ऊपर नजर रखना चाहिए, और अगर वो एक सर्टेन लेवल, जैसे अभी हम लोगों का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेशियो में पहुंच चुका है 2.0, अब एक लेवल और सेट कर दो कि यार मतलब मिनिमम टू मिनिमम 1.7 या 1.8 होना चाहिए, उससे कम नहीं जाना चाहिए। उससे कम जाए तो फिर कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आ जाए कि जो फर्टिलिटी रेट को वापस से ठीक करे। जैसे जर्मनी के अंदर क्या किया हुआ है कि लिबरल लॉस पॉलिसीज लेके आते हैं। क्या करते हैं कि यार मतलब पैटर्नल बेनिफिट, पैटर्नल लीव दी जाती है, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से बर्थ के अंदर सक्सेस मिलती है, ज्यादा बर्थ होने लगती है। साथ में डेनमार्क वगैरह के अंदर आईवीसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और इसको नेशनलाइज करके स्टेट द्वारा फंडिंग दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आईवीसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चे को जन्म लें। हंगरी के अंदर आईवीसी को तो नेशनलाइज भी कर दिया गया। पोलैंड वगैरह के अंदर, पोलैंड, रशिया, चाइना, इन देशों के अंदर बच्चे को जन्म देने पे पैसे भी दिए जा रहे हैं आजकल। जैसे कि आप पोलैंड के अंदर देखोगे तो कैश पेमेंट किया जा रहा है 2 बच्चों के ऊपर, रशिया के अंदर दूसरे बच्चों के ऊपर एक टाइम का पेमेंट जो है वो किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि फर्टिलिटी रेट को मैनेज कर सकते हैं। मतलब अति सर्वदा वर्जते कहा गया है कि फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। हमको बैलेंस करना, हमको इसके बीच में फ्लक्चुएट करना। तो हमारी पॉलिसी जो है वो उसके ऊपर होनी चाहिए कि अगर इससे ऊपर जाता है तो फर्टिलिटी रेट को कम करने वाली पॉलिसी लेके आओ, नीचे जाता है तो बढ़ाने वाली पॉलिसी लेके आओ। फिर उसके बाद बात करते हैं GS1 के ऊपर। अब ये सारी चीजें मतलब होती क्यों नहीं है, ये कहने के लिए अच्छी लगेगी पर कभी इंप्लीमेंट नहीं होती। इसके पीछे एक रीजन भी बता। देखो यार क्या है कि हमारी डेमोक्रेसी की एक बड़ी प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी के अंदर 5 साल के अंदर सरकार बदल जाती है। चाइना लॉन्ग टर्म के ऊपर क्यों काम कर पाता है, इंडिया और डेमोक्रेटिक कंट्री लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर काम क्यों नहीं कर पाता। इलेक्शन साइकिल है 5 साल की, पॉपुलेशन के अंदर इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज के ऊपर इफेक्ट, एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट। अगर आज काम करोगे ना तो आपको 10-15 साल बाद इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। गेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है इन चीजों का। इस कारण से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर काम करती है ताकि अगली बार भी तो चुनाव में इलेक्शन जीत के आए। ये सारी पॉलिसीज आती है, ये करेंगे वो करेंगे, पर ये इंप्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाती क्योंकि गेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं GS1 के ऊपर। देखो यार जैसे हर बार क्या होता है, एक आध क्वेश्चन जो है वो आर्किटेक्चर से, मतलब आर्किटेक्चर से कई बार क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, और 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो खबरों के अंदर होते हैं। जैसे कि एक वो सन टेम्पल के ऊपर पूछ लिया था क्वेश्चन, गुजरात के मोदना का सन टेम्पल।
पिछली बार सोमनाथ का पूछ लिया था 2022 में, मतलब इस बार सोमनाथ का क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, ऐसे चीजों से जो क्वेश्चन, जो आर्किटेक्चर ना अभी रिसेंटली खबरों के अंदर होते हैं। केदारनाथ अभी रिसेंटली खबरों के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि केदारनाथ के अंदर अंदर की तरफ अगर आप जाओगे तो अंदर का जो इनर सेंटोरम है टेम्पल में, वो सिल्वर प्लेटेड, इसे गोल्ड प्लेटेड किया जा रहा है। कह रहे हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है केदारनाथ से रिलेटेड। ये केदारनाथ जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए 4 मठों में से एक मठ है। तो 4 मठ तो याद रहते हैं कि हाँ ठीक है 4 मठों में से एक है, बहुत खूबसूरत जगह है वैसे। तो 4 मठ याद तो रहते हैं कि यार 4 मठ हैं, पर इन चारों मठों को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था स्थापित। तो केदारनाथ को स्थापित करने में भी आदि गुरु शंकराचार्य का नाम आता है। कई बार पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स के अंदर कि यहाँ से कौन सी नदी गई हुई है। जैसे पूछा गया था अजंता वगोरा रिवर सही है या गलत है ना, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिए थे, अलग अलग साइट और उनकी नदी के, साइट और उनकी नदी के, साइट और उनकी नदी के। सही आंसर याद है मेरे को, अजंता और वगोरा रिवर। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो केदारनाथ के पास से गंगा की एक ट्रिब्यूटरी निकलती, दैट इज मंदाकिनी। मंदाकिनी मतलब ट्रिब्यूटरी नहीं कहेंगे, ये गंगा का ओरिजिन है। मतलब गंगा के अगर ओरिजिन के ऊपर हम लोग चर्चा करें तो क्या होता है, जैसे गंगा के अंदर यहाँ पर एक बंदर पूंछ है, बंदर पूंछ ग्लेशियर, एक ग्लेशियर है हम लोगों को दिखाई देता है गंगोत्री ग्लेशियर, चेमयांगडुंग ग्लेशियर केदारनाथ में, और फिर हम लोगों को बद्रीनाथ दिखाई देता है। बद्रीनाथ से रैनी गंगा धौली गंगा मिलके अलकनंदा बनती है, जहां बनती है उसे हम लोग विष्णु प्रयाग कहते हैं। फिर आगे चलते हैं ना तो इधर से नंदाकिनी आती है, और नंदाकिनी यहां से मिलती है, और इसे कहा जाता है नंद प्रयाग। ऊपर से केदारनाथ, ऐसे याद रखना केदारनाथ शिव का मंदिर है, शिव के भक्त था रावण, ठीक है, उसकी पत्नी मंदाकिनी भी कहलाती थी। तो मंदाकिनी और इन दोनों को, मंदाकिनी ऊपर केदारनाथ से निकलेगी, शिव के मंदिर से निकलेगी, तो उसे मंदाकिनी कहेंगे रिवर को। और जहां वो अलकनंदा से मिलेगी, ये अलकनंदा आ रही है इधर से, उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। गंगोत्री से, गंगोत्री से निकलती है भगीरथी। गंगा नदी को धरती पे लाते भगीरथ, इस कारण से गंगोत्री से निकलती है भगीरथी। जहां पर भगीरथी अलकनंदा से मिलती है उसी जगह को कहा जाता है देवप्रयाग। और अलकनंदा और भगीरथी के मिलने के बाद में इसे गंगा कहा जाता है, यही गंगा बनती है। और फिर गंगा जब आगे चलती है, ठीक है, ये इस तरीके से मुड़ जाती है, इधर यूपी तरफ आती है, उधर उधर बंदरपुर से इसी समय पे यमुना निकल रही होती है। यमुना जो है वो दिल्ली वगैरह होते हुए ऐसे आती है, पैरेलली चलती है और धीरे से ऐसे मर्ज हो जाती है, जहां पर प्रयागों में प्रयागराज कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको गंगा का ओरिजिन जो है वो दिखाया देता है। ठीक है, तो मंदाकिनी गंगा के ओरिजिन के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। 4 धाम टेम्पल भी यहाँ पर आया हुआ है, केदारनाथ टेम्पल जो है वो 4 धाम टेम्पल है, इस कारण से 4 धाम रोड प्रोजेक्ट भी यहीं से निकलता है। ठीक है, इसके अलावा GS2 के अंदर देखते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मैंने आपको जो जो बताया था कि देखो यार कोई बड़ी चीज होने वाली है नहीं, वही चीजें है क्या सब बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में, क्या चाइना के साथ में वापस से चीजें ठीक कर लेते हैं, पाकिस्तान के साथ में चर्चा हुई कि नहीं हुई, वही बात है ना, पाकिस्तान के साथ में चर्चा हुई है ना चाइना के साथ में चर्चा हुई है, तो कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। जबकि न्यूज़पेपर के अंदर बहुत आ रहा था कि यार चाइना के साथ में चर्चा हो जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर चर्चा हुई नहीं। इस कारण से हम लोग चीजों को एंड में पढ़ते हैं ना, पाकिस्तान के साथ में कोई चर्चा हुई है। भारत के प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा है कि रीजनल कनेक्टिविटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांजिट के लिए,
और ये भारत ने अपने खुद के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से कहा। क्यों कहा है? पाकिस्तान को टारगेट करते हुए क्यों कहा गया? क्योंकि पाकिस्तान जो है भारत को ऊपर का रास्ता नहीं देता सेंट्रल एशिया का, तो उस चीज को यहाँ पर टारगेट किया गया है। यहाँ पर टारगेट किया गया है कि यूक्रेन का वॉर और कोविड-19 पेंडेमिक एनर्जी और फूड क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। अब आपको यहाँ पर याद होगा तो रशिया भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भाग है। चाइनीज प्रेसिडेंट से आसपास भी खड़े थे एक आध फोटो के अंदर, पर ऐसे कोई बायलैटरल टॉक ऑफिशियली देखने को नहीं मिली है, ना ही शहबाज शरीफ से देखने को मिली है। इसके अलावा GS3 से देखते हैं क्या खास है। तो IAF के द्वारा AN-32 करके एक एयरक्राफ्ट है, उसे 200 घंटे तक बायोडीजल के तहत उड़ाया जाएगा। मतलब 10% ब्लेंडेड बायोडीजल का प्रयोग किया जाएगा और उसे फिर उड़ाया जाएगा। देखो, अगर हम लोग बात करें एविएशन सेक्टर की, तो एविएशन सेक्टर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है पॉल्यूशन के अंदर। ये सीधे एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर हवा में जाके ही पॉल्यूशन करता है, वो पॉल्यूशन जो है वहीं के वहीं रहता है। तो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है एविएशन सेक्टर। उसके अंदर ना बायोडीजल का प्रयोग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से फिर मेरे को याद आ जाता है कि यार बायोडीजल से रिलेटेड बायोफ्यूल की पॉलिसी भी भारत की आई थी 2018 के अंदर। तो व्हाट इज द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, उसके ऊपर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो यार, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंदर पहले समझो बायोफ्यूल कौन कौन से यहाँ पर इंक्लूड किए गए। ठीक है, यहाँ पर बायोफ्यूल के अंदर बायो इथेनॉल, बायो CNG और बायोडीजल को इंक्लूड किया गया और कहा गया कि हम लोग ना इनका यूज बढ़ाएंगे। अब इन तीनों चीजों का यूज बढ़ाना, इन तीनों चीजों का यूज बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, इनके यूज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो फिर कहा गया कि देखो यार, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का प्रयोग करेंगे 20% तक ब्लेंड कर देंगे पेट्रोल को, उसका प्रयोग करेंगे। 5% तक बायोडीजल का प्रयोग करेंगे, पर कब तक करेंगे? ओरिजिनल पॉलिसी में 2030 कहा गया था, बाद में इसको अमेंड कर दिया गया है और टारगेट अब 2025 के कर दिए गए। ठीक, हालांकि वो टारगेट अचीव होगा नहीं होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर टारगेट रख दिया है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, बायोफ्यूल का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। बायोफ्यूल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पहले समझना पड़ेगा कौन कौन से प्रकार के बायोफ्यूल होते हैं। तो देखो यार, इस पॉलिसी के अंदर 4 अलग अलग प्रकार के बायोफ्यूल बताए गए। एक होता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, जो क्या होता है, कॉर्न से, शुगर केन से, डायरेक्टली फूड के सोर्स से बना हुआ, राइस से, राइस को फर्मेंट करके भी बायोफ्यूल बनाए जाते हैं, इथेनॉल बनाया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है फर्स्ट जनरेशन जो डायरेक्टली फूड के सोर्स से बना। सेकंड जनरेशन स्टेपल से, लकड़ी से, बचे कुचे सामान से जो बना हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन फूड सोर्स। वहीं अलगाए जो होती है, उससे जो बायोफ्यूल बनता है, उसे थर्ड जनरेशन कहा जाता है। और उसके अलावा जितने भी सोर्स हैं, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड वगैरह हैं, उन सब से जो बायोफ्यूल बनता है वो फोर्थ जनरेशन होता है। पर फोर्थ जनरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए 3 जनरेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। अब बायोफ्यूल का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो देखो यार, ये स्टेपल वाली चीज, रॉ मटेरियल का प्रयोग बढ़ाना पड़ेगा। पर रॉ मटेरियल तो हम लोगों के पास में स्टेपल वाला तो है ही, फिजूल में रखा हुआ, बहुत रखा हुआ है। मतलब किसानों के यहाँ पर घर भर भर के भूसा जो है वो रखा हुआ है। तो हम लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है इसके रॉ मटेरियल को बढ़ाने। हमको रॉ मटेरियल किसका बढ़ाना है, फूड सोर्स का, जैसे शुगर केन है वगैरह है। यानी कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल का हम लोगों को रॉ मटेरियल के अंदर मेहनत करना पड़ेगी। सेकंड जनरेशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, देखो यार, ये हम लोगों के पास में अवेलेबल है, पर इसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हम लोगों को इसको इथेनॉल यानी कि बायोफ्यूल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो भैया देख लो यहाँ पर क्या कहा गया टारगेट के अंदर, कि एडवांस बायोफ्यूल पॉलिसी के अंदर सेकंड जनरेशन 2G मतलब सेकंड जनरेशन इथेनॉल के लिए बायोफ्यूल रिफाइनरी खोली जाएगी प्रोडक्शन के लिए। वही फर्स्ट जनरेशन के लिए हायर परचेज प्राइस को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर
रॉ मटेरियल का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखो, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल के लिए, बायो इथेनॉल और बायोडीजल के लिए हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मोलासेस, शुगर केन, शुगर कंटेनिंग मटेरियल, डैमेजेस, ये सारे रॉ मटेरियल का स्कोप जो है बढ़ाया जाएगा, मेनली फर्स्ट जनरेशन के लिए। सेकंड जनरेशन के लिए नहीं बढ़ाएंगे ऐसा नहीं है, पर फर्स्ट जनरेशन के लिए ज्यादा बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, बायोफ्यूल बन गया। अब बायोफ्यूल बन रहा है, बायोफ्यूल बन रहा है, पर उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना, फ्यूल है, तो स्टोर करने के लिए नेशनल बायोफ्यूल रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। चलो बायोफ्यूल बन गया, उसको स्टोर भी कर दिया, स्टोर करने के बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण से नॉन एडिबल सीड वगैरह का प्रयोग करके हम लोग कुकिंग ऑयल वगैरह का प्रयोग करके और ज्यादा बायोफ्यूल जो है उनको सप्लाई चेन के अंदर ला सकते हैं, है ना। ये गेस्टेशन पीरियड को बढ़ा सकते हैं क्रॉप के, है ना। अब चलो बायोफ्यूल बना दिया, उसको स्टोर भी कर दिया, पर उसका यूज हमेशा और बेहतर करते जाना। भले असली दुनिया में करे ना करे, पर पॉलिसी में तो बनाओगे ना कि हाँ यार अच्छा अच्छा यूज करेंगे। तो फिर क्या बात करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया, जिससे क्या हुआ, बायोफ्यूल का प्रोडक्शन बढ़ा, उसका यूज बेहतर हुआ, और उसका स्टोरेज भी हम लोगों ने कर दिया बचे कुछ एक। पर इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई सेपरेट बॉडी भी तो होनी चाहिए। तो बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, एनबीसीसी बनाई जाती है। एनबीसीसी का काम क्या होता है, इसका काम होता है इस पॉलिसी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना, पहली चीज। दूसरी चीज कि मैंने क्या बताया, रॉ मटेरियल लाना फर्स्ट जनरेशन का, यानी कि फूड सोर्स का, जिसके अंदर राइस भी आ जाता है। ठीक है, अब फूड सोर्स को गवर्नमेंट के द्वारा प्रोक्योर कौन करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मार्केट तक लेके जाना फूड को, या फिर जो जहां पर बायोफ्यूल बन रहा है वहां पर लेके जाना, वो भी एनबीसीसी की जिम्मेदारी होती है, यानी कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करना। बायोफ्यूल को कैटेगराइज करना कि कोई सा बायोफ्यूल फर्स्ट जनरेशन में जाएगा, सेकंड जनरेशन में जाएगा, किस में जाएगा। फर्स्ट जनरेशन के लिए रॉ मटेरियल करना, और ऊपर लिखी हुई सारी पॉलिसी और टारगेट के अंदर चेंज कर सकती है नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, मतलब नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के, तो देखो यार, इसकी वजह से क्या होगा कि शुगर केन उगाने वाला जो किसान है उसके पास में शुगर केन की डिमांड जो है बढ़ जाएगी, जिसके कारण से उसकी इनकम बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है कि हम लोग अभी तक क्या करते थे, पेट्रोल का प्रयोग ज्यादा होता था, पर अब पेट्रोल का प्रयोग ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल का हम लोग इंपोर्ट कम करने लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर 20% तक इथेनॉल का ब्लेंड होने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, ऐसी कंडीशन के अंदर ओवरऑल क्रूड का इंपोर्ट जो है वो भारत का कम हो जाएगा। इसके अलावा क्लीनर इन्वायरमेंट, सीधी सी बात है, बायोफ्यूल क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि क्लीन इन्वायरमेंट होता है। साथ में हेल्थ बेनिफिट मिल जाएंगे हम लोगों को। इसके अलावा अभी तक जो स्टेपल थी, है ना, ये स्टेपल है, वुड है, लकड़ियां हैं, ये सब वेस्ट हुआ करती थी, ये वेस्ट अब वेल्थ के अंदर कन्वर्ट होने लगेगी। और आप सोचो ये वेस्ट कौन सा है, ये वेस्ट है सॉलिड वेस्ट, लिक्विड तो नहीं है, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हर बार की जाती थी, तो सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देगा। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाएगा इसकी वजह से, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट जो है वो रिफाइनरी प्लांट ऑपरेशन इन सारी जगहों पर क्रिएट होता हुआ दिखा देगा। तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के ये सारे यूज होंगे। इसके अलावा एकलव्य स्कूल फॉर द ट्राइबल स्कूल, शॉर्ट स्ट्रीट इन टीचर रिक्रूटमेंट। देखो एकलव्य स्कूल बनाए गए थे, जिसके बाद में, है ना, मतलब मेनली ट्राइबल स्टूडेंट को एजुकेशन देने के लिए 2014 के अंदर, जिसके बाद में कहा गया था नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट करके एक सोसाइटी बनाई जाएगी, जिसका काम होगा टीचर्स की गाइडलाइन निकालना, स्कूलों की गाइडलाइन निकालना, सिलेबस बताना कि बच्चों को क्या सिलेबस पढ़ाना है, और ट्राइबल बच्चों को अलग से ही सारी चीजें जो है वो कराई जाएगी। हॉस्टल के स्टैंडर्ड क्या सेट करना है, स्टेट की जो एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट है, SCSTS है, उसको गाइड करना, इन सारी चीजों के ऊपर NESTS काम करती है, यानी कि नेस्ट काम करती है। अब टीचरों का रिक्रूटमेंट करना भी इनकी की जिम्मेदारी थी, पर टीचरों का रिक्रूटमेंट बहुत कम हो रहा है। 378 स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं वो केवल 4000 अवेलेबल हैं, जबकि होना चाहिए थे 11000। 11000 की बजाय 4000 टीचर हम लोगों को देखने को मिलेंगे।
और जो 4,000 टीचर है उनमें से 70% टीचर जो है वो अदर अदर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भारत के मतलब इन स्कूलों के अंदर आए हुए हैं। इसके अलावा एमएसएमई नहीं, ये नहीं है एक्चुअल में है कि मतलब गलत आर्टिकल आ गया है ये वाला क्यों नहीं पढ़ा रहे हो सर। एमएसएमई को 45 दिन के अंदर ये करना चाहिए, बॉल बाय बॉल कमेंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि ऐसा हुआ अभी के अभी ऐसा हो गया, प्राइवेट फर्म को निर्मला सीतारमन ने कहा कि 45 दिन के अंदर एमएसएमई के ड्यूज खत्म कर देना, ठीक है। इसके प्रति कोई पॉलिसी आती तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते, या फिर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चेंज होता तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते। अभी कहा गया है, ऐसा कई बार कहा जाता है पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है। जब इम्प्लीमेंट होगा तो हम लोग इसके इन चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। हम लोग बात कर रहे थे कि यार निर्मला सीतारमन ने कहा है कि एआई टेक्नोलॉजी वगैरह का प्रयोग जो है वो बढ़ाओ बैंकिंग सेक्टर के अंदर। चलो ये भी तो कहा है, इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है, इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट तो सेम ही रहेंगे ना, चाहे आप एग्जाम दो, आज दो कल दो, इम्प्लीमेंट हो या इम्प्लीमेंट हो चुका हो, पर उन चीजों के बेनिफिट सेम रहेंगे। तो हम लोग बेनिफिट के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो क्या बेनिफिट होंगे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की वजह से? तो पहले समझो कि जरूरत क्या है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो देखो यार बैंकिंग सेक्टर के अंदर ना एनपीए बहुत ज्यादा है, यानी कि ऐसे लोग जो लोन ले लेते हैं और भाग जाते हैं वो लोग बहुत ज्यादा है। अब लोन लेके भाग जाते हैं लोग, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है कि जैसे मैं आया, आप बैंक के मैनेजर हो, मैंने एक आध प्रोजेक्ट दिखाया, बत्ती दे दी कि अरे ऐसा ऐसा कर देंगे वैसा ऐसा कर देंगे, आप भी खुश हो गए और आपने बोला ठीक है ठीक है ठीक है आपका लोन पास कर देते हैं। प्रॉपर एनालिसिस नहीं करा आपने तो एनपीए बढ़ेगा। मेरा अकाउंट स्टेटमेंट नहीं देखे आप, एनपीए बढ़ेगा। तो एनपीए के बढ़ने का कारण है प्रॉपर एनालिसिस ना हो। साथ में बैंकों के पास में बहुत सारा डाटा होता है, सेंसिटिव डाटा होता है, उसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, इस कारण से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना जरूरी है। बैंकों के अंदर आप जाते हो, कभी सरकारी बैंक के अंदर गए होगे तो हर एक चीज के लिए कागज भरवाते हैं वहां पर। सांस ले रहे हो कागज भर दो, एक लाइन में खड़े होना तो उसके लिए भी एक और कागज भरो, काउंटर पे जाने के लिए एक अलग कागज भरो, हर एक चीज के लिए पेपर भरो। मतलब स्लो सर्विस है, सुबह से जाओगे शाम को आओगे, बढ़िया। तो स्लो सर्विस को ठीक करना है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। कई सारे स्कैम देखने को मिल जाते हैं, उनके प्रयोग के लिए भी हम लोगों को कम करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक करने के लिए भी हम लोगों को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम लोग एआई एमएल से कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के रूप में। इनको इम्प्लीमेंट करने से क्या होता है कि यार ओवरऑल डाटा जो है वो एनालाइज हो जाता है। एक व्यक्ति मान लो आया लोन लेने के लिए मेरे पास में, मैं बैंक का मैनेजर हूँ, उससे कहा कि देखो मैं फलाना फलाना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और कौन कौन से, अगर वो फर्जी प्रोजेक्ट होगा तो उस व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाया ही नहीं होगा और उससे कहीं से कॉपी पेस्ट मारा हो, तो और कौन कौन से प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं मार्केट के अंदर उनको देखा जाए। साथ में क्या हो कि इस व्यक्ति के सारे डाटा, जैसे इसका डीमेट अकाउंट क्या है, सही है या नहीं है, इसका एनईएफटी के अंदर ट्रांजेक्शन कितने हैं, उन सारी चीजों को एनालाइज करने में एआईएमएल काफी अच्छा काम आ सकता है। साथ में क्या होता है कई बार लोग जैसे विजय माल्या जैसे लोग जानबूझ करके पैसे नहीं देते, पैसा होता है पर नहीं देते। ये लोग क्या करते हैं, अपना जो मेन अकाउंट है उससे पैसा कहीं और ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो दूसरे अकाउंट को भी ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआईएमएल। अब ये दूसरे अकाउंट को कैसे, हम लोगों को जानकारी कैसे मिलेगी? जब आदमी लोन लेने आया तो उसका केवाईसी करो, और केवाईसी करने के दौरान में क्या करो, सारी जानकारी जो है वो उसकी ले लो कि उसके पास में कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक, कौन कौन से अकाउंट है, डीमेट अकाउंट कौन सा है, सारी चीजों की जानकारी ले ली जाए। साथ में कई बार क्या होता है, ये जो बिल्कुल डिफॉल्टर होते हैं ये अपने असेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे क्या करते हैं, एयरप्लेन है, विजय माल्या का एयरप्लेन है, उसने पंजाब नेशनल बैंक के अंदर भी लगा दिया, एसबीआई के अंदर भी लगा दिया। ये डुप्लीकेशन ना हो तो उसके लिए हम लोग वहां पर चिप वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब क्या, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे चोरी करके भाग रहा है ना, जो विलफुल रूप से डिफॉल्ट किया हो, बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा, वहीं स्विट्जरलैंड के ऊपर ट्रिप कर रहा है, थाईलैंड जा रहा है, मस्त घूम रहा है, तो सोशल मीडिया के ऊपर नजर रखेंगे, कह रहे यार पैसे नहीं तो थाईलैंड कैसे जा रहा, चल पैसे रिटर्न कर। तो वैसी चीज जो है वो की जा सकती है, टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। साथ में सीईआरटी इन वगैरह को और बेहतर डेवलपमेंट करवाए जा सकते हैं, ताकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो साइबर अटैक वगैरह है वो कम से कम हो।
क्योंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर है, यहाँ पर अगर अटैक होता है तो उसके बाद में भारी नुकसान जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो कोड क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों, SRC10। इसके अलावा कल कॉम्बैट होने वाला है, उसको ज्वाइन करना और ये 60 मिनट के अंदर 54 क्वेश्चन जरूर से करना। इससे क्या होता है, आपको एक माहौल मिल जाता है पढ़ाई का, साथ में प्राइजेस मिलते हैं, वो सेकेंडरी चीज है, पर प्राइमरी चीज है कि आपको माहौल मिल जाता है पढ़ने वो टेस्ट का। यूपीएससी लेवल के ऊपर आप पढ़ाई जो है वो मतलब टेस्ट जो है वो दे पाते, तो एक प्रैक्टिस जो है वो मिल जाती है। तो जाओ आप लोग भी प्रैक्टिस करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।